हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जिगर ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज है संडे। आज का सेशन हमारा वीकली करंट अफेयर का सेशन होगा, जहां पर हम 7 से लेकर 13 जुलाई तक के सभी करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। टॉप 25 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को आज के सेशन में हम समझेंगे। एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग करंट अफेयर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, तो आखिरी तक वीडियो में बने रहिए। शुरू करें। सबसे पहला करंट अफेयर आज के वीकली सेशन का, सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। सूरीनाम की बात करें तो एक दक्षिण अमेरिकी देश है। दक्षिण अमेरिका के उत्तर में इस देश की लोकेशन देखने को मिलती है। हम मैप में देखेंगे तो हमको समझ में आएगा। इसकी पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है जेनिफर गिल्लिक्स सिमन्स। तो सूरीनाम देश की, क्योंकि देखिए पहली महिला प्रेसिडेंट है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सूरीनाम की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी जेनिफर गिल्लिक्स सिमन्स। ये सूरीनाम देश में नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी से आती है। पार्टी का नाम आप छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको इनका नाम याद रखना पड़ेगा पहली महिला प्रेसिडेंट के तौर पर। इनके पहले अभी तक सूरीनाम के प्रेसिडेंट के पद पर चान संतोखी थे। इनको रिप्लेस किया है जेनिफर ने। सूरीनाम साउथ अमेरिका का एक देश है। यहां पर मैप पर देखिए, यह है साउथ अमेरिका का उत्तरी हिस्सा। यहां पर सूरीनाम की बॉर्डर टच होती है। एक तो इधर से ये गुयाना से टच हो जाएगी, पूर्व में आएंगे तो फ्रेंच गुयाना से ये अपनी बॉर्डर बनाता है, और दक्षिण में ये ब्राजील से अपनी बॉर्डर शेयर करता है, और इसके उत्तर में ये टच होता है अटलांटिक ओशियन से। देश का नाम है सूरीनाम। इसकी कैपिटल की बात करें सूरीनाम की, तो पेरामारिबो इसकी कैपिटल है। अभी कुछ दिनों पहले ही WHO ने सूरीनाम देश को मलेरिया फ्री घोषित किया, और जो अमेजन बेसिन है उसमें मलेरिया फ्री घोषित किया जाने वाला ये पहला देश है। ऑल ओवर वर्ल्ड का 46 ऐसी कंट्री जिसे WHO ने मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया है सूरीनाम। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया। 17th ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन किया गया 2025 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। यहां पर इंटरेस्टिंग यह है कि 2026 में जो 18th ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा वो इंडिया में आयोजित किया जाएगा। तो 2025 में इस बार ये ब्राजील में आयोजित किया गया रियो डी जेनेरियो में, और 2024 में जो 16वां एडिशन था 2024 में, वो रशिया के कजान में आयोजित किया गया था। तो इन तीनों ही ईयर को याद रखिए, 2024 रशिया, 2025 ब्राजील, और 2026 में इंडिया में आयोजित किया जाने वाला है। डन। ब्रिक्स की बात करें, 11 देशों का एक इंटरनेशनल ग्रुप है। विश्व की 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं ने, पहले 4 थी, 4 देशों ने मिलकर ब्रिक्स की स्थापना की थी 2006 में। हालांकि इसका ऑफिशियली पहला सम्मेलन 2009 में हुआ था, तो इसकी शुरुआत भी 2009 में ही मानी जाती है। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ता है, और ब्रिक जो एक संगठन है उसका नाम हो जाता है ब्रिक्स। 11 मेंबर कंट्री है वर्तमान में। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये पहले से थी। इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE। तो टोटल मेंबर कंट्री हो गई है ब्रिक्स की 11। याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है। ऑफिशियली स्थापना 2009 में, साउथ अफ्रीका ने 2010 में ज्वाइन किया था। ब्रिक्स की एनुअल समिट सबसे पहली बार रशिया में ही हुई थी 2009 में, 2024 में कजान रशिया में, 2025 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील 17th एडिशन। हाल ही में कौन से देश न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य बने हैं। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए मेंबर कंट्री बनी है कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। देखिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसे ही ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है। ब्रिक्स की मेंबर कंट्री का एक बैंक है जो कि ब्रिक्स के सदस्य देशों के मध्य में पुनर्निर्माण या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काम करता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। कोलंबिया और उज्बेकिस्तान, कोलंबिया इसका 10वां मेंबर कंट्री बनी और उज्बेकिस्तान इसकी 11वीं मेंबर कंट्री बनी है। अब न्यू डेवलपमेंट बैंक में टोटल मेंबर कंट्री हो गई है 11। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2014 में साइन किया गया था एग्रीमेंट, और स्थापना की गई थी ऑफिशियली जुलाई 2015 में। हेडक्वार्टर चाइना के शंघाई में देखने को मिलता है। कोलंबिया और उज्बेकिस्तान अभी जुड़े हैं 10वें और 11वें मेंबर के रूप में, लेकिन इसके पहले जो लास्ट मेंबर बना था वो अल्जीरिया था।
नवा मेंबर कंट्री बनी थी ब्रिक्स की अल्जीरिया आखिरी बार, और अब 10वां मेंबर कोलंबिया और 11वां मेंबर उज्बेकिस्तान बना है। विश्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सबसे समान देशों में भारत की रैंक क्या है? वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है सबसे समान देशों की रैंक है, मतलब जहां पर गरीब और अमीरों के मध्य में जो पैसों का संतुलन है कितना ज्यादा है, तो उस तरीके से समानता देखी जाती है। मतलब गरीब और अमीर में ज्यादा डिफरेंस ना हो इकोनॉमी को लेकर, पैसों को लेकर, इनकम को लेकर, तो ये समानता के आधार पर इसे नापा जाता है। मतलब जहां पर अमीरों के पास और गरीबों के पास बराबर पैसा आ रहा है तो वो देश समानता की रैंकिंग में ऊपर होंगे। तो सबसे समान देशों की लिस्ट जारी की है वर्ल्ड बैंक ने इसमें भारत को रैंक दी गई है 4th। अब आप बोलेंगे सर हमारे यहाँ अमीर और गरीब का क्या डिफरेंस नहीं है क्या? है, पर जिन भी इंडिकेशंस को इन्होंने यूज किया है उसके आधार पर वर्ल्ड बैंक ने ये रिपोर्ट निकाली है। अब देखिए हमें भी काफी हद तक ये असमान लगेगी रिपोर्ट की, यार हमारे यहाँ पर इंडिया में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है अमीर और गरीब में, है ना? तो बिल्कुल सही है, आपका सोचना भी बिल्कुल सही है, पर जो रिपोर्ट आई है हम उसकी बात करें तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, इसका नाम है गिनी इंडेक्स, समानता रिपोर्ट है गिनी इंडेक्स 2025। इंडिया को 4th रैंक पर रखा गया है, मतलब इंडिया में गरीब और अमीर के बीच में बहुत कम डिफरेंस है, ये रिपोर्ट ये बताती है। इंडेक्स में देशों के बीच में इनकम और वेल्थ में इक्विलिटी को मापा जाता है कि इक्विलिटी गरीब और अमीर में कितनी ज्यादा है, तो इंडिया को 4th रैंक पर रखा गया। इस इंडेक्स में पहले रैंक पर रखा गया है स्लोवाकिया को, सेकंड पर स्लोवेनिया, थर्ड पर बेलारूस और चौथे पर है इंडिया। हाल ही में चर्चित कलादान प्रोजेक्ट किन दो देशों के बीच में एक संयुक्त परियोजना है? इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है अगर आपको याद हो तो। कलादान प्रोजेक्ट, यह प्रोजेक्ट इंडिया और म्यांमार की एक संयुक्त परियोजना है ट्रेड को बढ़ाने के लिए। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि शिपिंग मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने घोषणा की है कि 2027 तक हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे और 2027 तक यह प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा दोनों देशों के मध्य में ट्रेड के लिए। देखिए है क्या, अगर पूरा नाम देखिए कलादान प्रोजेक्ट का तो इसे कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत भारत और म्यांमार के मध्य में ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए समुद्र, नदी और सड़क मार्गों का यूज किया जाएगा, इनको डेवलप किया जाएगा। इसके तहत वाटरवेज के विकास के लिए 1000 करोड़ का इंडियन गवर्नमेंट ने निवेश भी किया है। होगा क्या, देखिए 2008 में एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और म्यांमार के मध्य में। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इसको कंट्रोल कर रही है, इसको बना रही है। 856 किलोमीटर का टोटल रूट है ये। सी रूट है इसमें 539 किलोमीटर का, रिवर रूट है 158 किलोमीटर का और रोड रूट है 108 किलोमीटर का। सबसे पहले कोलकाता जो कि भारत में पश्चिम बंगाल का एक पोर्ट है, यहां से म्यांमार के सितवे पोर्ट तक एक समुद्री रूट को डेवलप किया जाएगा। इसके बाद सितवे पोर्ट से म्यांमार की एक नदी आती है सितवे पोर्ट तक, पलेटवा तक, एक क्षेत्र है म्यांमार का पलेटवा। तो सितवे पोर्ट से म्यांमार के पलेटवा तक कालादान नदी के जरिए इनलैंड वाटरवे का विकास किया जाएगा, नदी के रूट से ट्रेड को आगे बढ़ाया जाएगा। फिर पलेटवा से जोरिनपुई जो कि मिजोरम और म्यांमार की बाउंड्री है, यहां तक सड़क मार्ग से सामान को ले जाया जाएगा और फिर सड़क मार्ग से आगे इंडिया में मिजोरम के अलग अलग हिस्सों में जैसे कैपिटल आइजोल तक वस्तुओं को पहुंचाया जाएगा। तो यहां पर अगर आप मैप देखेंगे, ये देखो, ये है कोलकाता, यहां से ये एक हो गया समुद्री रूट सितवे पोर्ट तक। सितवे पोर्ट में अगर आप यहां पर ब्लू क्षेत्र देख पा रहे तो ये एक नदी है कालादान नदी, तो यहां से पलेटवा तक नदी रूट को विकसित किया। फिर आगे चलेंगे तो यहां पर जोरिनपुई आपको देखने को मिलेगा इंडिया और म्यांमार की बॉर्डर पर, यहां तक सड़क मार्ग डेवलप किया गया म्यांमार में और यहां से मिजोरम में और मिजोरम के आइजोल और अलग अलग हिस्सों में वस्तुओं को पहुंचाया जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा रूट तैयार किया जा रहा है कलादान प्रोजेक्ट के नाम से, ताकि पूर्वोत्तर भारत की जो पोर्ट कनेक्टिविटी उसको बढ़ावा दिया जा सके। पोर्ट से पूर्वोत्तर, देखो अभी क्या हो रहा था, जब हम यहां से कोलकाता से सामान भेज रहे थे तो हमको यहां पहुंचाने में बहुत लंबा रूट लेना पड़ रहा था। अब हम डायरेक्ट यहां से इधर और इधर चले जाएंगे तो एक पोर्ट की कनेक्टिविटी मिलेगी पूर्वोत्तर भारत को। पूर्वोत्तर भारत में सामान जल्दी पहुंचाया जा सकेगा।
बांग्लादेश को भी हम पूरी तरीके से घेर पाएंगे क्योंकि ये भी अभी काफी डिस्प्यूट चल रहे हैं इंडिया के। चिकन नेक को कंट्रोल किया जा सकेगा, जैसा बांग्लादेश ने बोला कि हम चिकन नेक को काट देंगे, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को इंडिया से काट देंगे, तो हम इसको भी सेव कर पाएंगे और इन फ्यूचर पूर्वोत्तर की जो सप्लाई है वो बाधित ना हो, तो एक नया रूट हमने डेवलप किया है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है आपको सब समझ में आ गया। भारत के नॉर्थ ईस्ट को समुद्री रूट से जोड़ा जाएगा, मैरीटाइम ट्रेड को नॉर्थ ईस्ट में बढ़ावा दिया जाएगा और चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर को पे जो डिपेंडेंसी है सामान की उसको कम किया जा सकेगा। आया समझ में? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रोजेक्ट है, कालादान प्रोजेक्ट के नाम से इंडिया और म्यांमार के मध्य में से शुरू किया गया है। आपको ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं आज का, आप सभी के लिए जनरल स्टडीज का फाउंडेशन कोर्स यहां पर बायलैंग्वेज अवेलेबल है। 1 साल की आपकी वैलिडिटी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस आपका यहां पर कवर हो जाएगा। किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वनडे हो, सिविल सर्विसेज हो, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं काफी अफोर्डेबल प्राइस में। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में ये आपको मिलने वाला है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर क्लिक करके आप इसे डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं। कोई भी हर्डल आता है हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए, आपकी क्वेरी वहां पर सॉल्व हो जाएगी। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन पर। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा भारत का पहला नेशनल बायो बैंक का इनॉग्रेशन कहां किया गया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले नेशनल बायो बैंक का इनॉग्रेशन किया है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। जितेंद्र सिंह मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने भारत का पहला नेशनल बायो बैंक का इनॉग्रेशन किया नई दिल्ली में। है क्या ये समझिए, नेशनल बायो बैंक होता क्या है? ऐसा बैंक जहां पर लोगों के जेनेटिक और हेल्थ डेटा स्टोर किया जाएगा। इस बायो बैंक में 10,000 से ज्यादा जो इंडियंस है उनका जेनेटिक और हेल्थ डेटा को स्टोर किया जा रहा है। इसका फायदा क्या होगा? इन फ्यूचर इन जेनेटिक्स पर रिसर्च करके हम भारतीयों में जो डिसीज होती है, कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, ऐसी बीमारी का इलाज ढूंढ सकते हैं। भारत के लोगों का जेनेटिक्स कैसा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी है, कौन सी मेडिसिन उनके जेनेटिक्स पर काम करेगी, इन सभी के बारे में यहां पर रिसर्च किया जा सकेगा और दुर्लभ बीमारियों की इन फ्यूचर वैक्सीन और मेडिसिन डेवलप की जा सकेगी। तो ये नेशनल बायो बैंक है जिसका इनॉग्रेशन किया गया नई दिल्ली में, भारत का पहला नेशनल बायो बैंक। डेटा सेंटर है जिसमें भारतीयों के जेनेटिक्स और हेल्थ डेटा को स्टोर किया जाता है। दानस नामक चक्रवात टाइफून ने किस देश को प्रभावित किया है? दानस नाम का एक टाइफून आया है जो कि हमको पश्चिमी प्रशांत महासागर में देखने को मिला और इससे प्रभावित होने वाले देश हैं ताइवान और फिलीपींस। ताइवान और फिलीपींस को प्रभावित किया है ट्रॉपिकल टाइफून दानस ने। साउथ चाइना सी जो कि वेस्ट पैसिफिक ओशन का पार्ट है, यहां पर अभी यह टाइफून देखने को मिला था जिसने फिलीपींस और ताइवान दोनों देशों को प्रभावित किया। इन दोनों देशों में इस टाइफून के कारण काफी बारिश हुई थी। देखिए 3 मैंने आपको टर्म बताए थे जो कि काफी यूज होते हैं, जो कि आप सुनते रहोगे, हरिकेन, टाइफून और साइक्लोन। डिफरेंस क्या होते हैं ये समझो। हरिकेन ऐसे ट्रॉपिकल साइक्लोन जो कि अटलांटिक महासागर में या ईस्ट पैसिफिक ओशन में आते हैं, तो उनको कहा जाता है हरिकेन। फिर आता है टाइफून, ऐसे ट्रॉपिकल साइक्लोन जो कि वेस्ट पैसिफिक ओशन में आते हैं। तो अभी जो आया है वो टाइफून है दानस, वेस्ट पैसिफिक ओशन में, दक्षिण चीन सागर में। एक होता है साइक्लोन, ऐसे ट्रॉपिकल साइक्लोन जो कि इंडियन ओशन या फिर ऑस्ट्रेलिया के तटों पर बनते हैं, तो ये होते हैं साइक्लोन। खबरों में रही सीन नदी जिसे 100 साल के बाद तैराकी के लिए खोला गया, किस देश में स्थित है? सीन नदी आपने काफी बार नाम सुना होगा क्योंकि लास्ट ईयर 2024 में पेरिस ओलंपिक की जो ओपनिंग सेरेमनी थी वो सीन नदी के तट पर हुई थी। तो सीन नदी कहां पर देखने को मिलेगी? ये देखने को मिलेगी फ्रांस में। फ्रांस की कैपिटल पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित शहर है। पिछले 100 सालों से इस नदी में तैराकी बंद थी क्योंकि 1923 में पॉल्यूशन और ट्रैफिक के कारण तैराकी को बैन किया गया था। काफी डिकेड से यहां पर सफाई का काम किया जा रहा था सीन नदी में। पिछले 20 सालों में यह नदी पर पॉल्यूशन लेवल काफी कम हो गया है, काफी क्लीन की गई है फ्रांस में इस नदी को, इसलिए अब यहां पर 100 साल के बाद तैराकी को फिर से परमिट किया गया है। तो सीन नदी कहां पर देखने को मिलेगी? फ्रांस की
कैपिटल पेरिस में। पेरिस की जो पेरिस है फ्रांस की कैपिटल, वो सीन नदी के तट पर बसा हुआ शहर है। 777 किलोमीटर लंबी रिवर है। लैंग्रेस प्लेटू से निकलती है जो कि फ्रांस का प्लेटू है। सीन रिवर फ्रांस से बहते हुए इंग्लिश चैनल में जाकर गिरती है, उत्तर की ओर बहती है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये इंग्लिश चैनल है, तो सीन रिवर उत्तर की ओर बहती है और फिर इंग्लिश चैनल में जाकर गिरती है। आईसीसी के पहले भारतीय सीईओ कौन बने हैं? आईसीसी के पहले इंडियन सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया संजोग गुप्ता को। आंसर डी। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नाम से जानी जाती है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है आईसीसी, पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट खेलों को गवर्न करने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था। इसके हेड या अध्यक्ष के पद पर भारत के व्यक्ति हैं। कौन है? जय शाह, आईसीसी के प्रेसिडेंट। सही है। सबसे ज्यादा पावर वैसे हेड के पास होता है, अध्यक्ष के पास होता है, और जो सीईओ होता है आईसीसी का, वो चेयरमैन के बाद दूसरी बड़ी पोस्ट मान सकते हैं, जो कि आईसीसी के डे टू डे के वर्क को मैनेज करता है। सारे टूर्नामेंट्स को मैनेज करने की जिम्मेदारी भी सीईओ के पास ही होती है। तो अभी तक आईसीसी के सीईओ के पद पर जॉफ एलर्डिक्स, जो कि ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, ये थे। अब इनको रिप्लेस किया है इंडियन व्यक्ति ने, संजोग गुप्ता। इस तरीके से भारत के पहले ऐसे व्यक्ति जो कि आईसीसी के सीईओ बने हैं वो हैं संजोग गुप्ता, आईसीसी के सीईओ बनने वाले पहले व्यक्ति। और आईसीसी के अध्यक्ष या प्रेसिडेंट के पद पर कौन है? चेयरमैन के पद पर ये हैं जय शाह। विश्व जनसंख्या दिवस हर साल कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हर साल मनाया जाता है 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पूरे वर्ल्ड में बढ़ती हुई जनसंख्या देशों की इकोनॉमी को कैसे इफेक्ट करती है, कैसे नेगेटिव इफेक्ट डालती है, बढ़ती हुई जनसंख्या कैसे ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, इन सभी के प्रति लोगों को अवेयर करना, देशों को अवेयर करना वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। 11 जुलाई को हर साल ये डे मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे यूएनडीपी कहा जाता है, इसने ही 1989 में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की घोषणा की थी। तब से ये हर साल मनाया जा रहा है। देखिए 11 जुलाई डेट इसलिए चुनी गई है क्योंकि 1987 में दुनिया की पॉपुलेशन इस दिन 5 बिलियन हो गई थी। तो इसी दिन की याद में 1989 में अनाउंस किया गया 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। empowering youth people, empowering young people to create the families they want in a fair and hopeful world. They want in a fair and hopeful world, ये थीम है 2025 में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की। तो थीम याद रखिएगा, हर साल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है 11 जुलाई को। ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। भारत का पहला क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम कहां लॉन्च किया गया? भारत का पहला क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम, इसे लॉन्च किया गया है इंदौर में, मध्य प्रदेश का इंदौर, क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया। किया क्या गया? देखिए जैसे हमारे एड्रेस होती है, नेम प्लेट लगा है कि एड्रेस लिखा है, इस तरीके से अब एड्रेस को डिजिटली फॉर्म में लिखा जाएगा क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम के रूप में। एक क्यूआर होगा घरों के बाहर, जब उस क्यूआर को स्कैन करेंगे तो पूरे घर की लोकेशन वहां पर आ जाएगी। अगर लोकेशन के अलावा आप जीपीएस ऑन करेंगे तो जीपीएस लोकेशन भी उस पर शो हो जाएगी। तो आसानी से किसी घर को डिटेक्ट किया जा सकता है, ढूंढा जा सकता है क्यूआर कोड के माध्यम से। तो ये डिजिटल प्लेट हर घर में इंदौर में लगाई जा रही है। ठीक है, इस प्लेट में घर की जीपीएस लोकेशन होगी, प्लेट में क्यूआर कोड होगा जिसको स्कैन करने पर घर का एड्रेस और उसकी लोकेशन कोई भी किसी को भी भेजी जा सकती है। जैसे कोई ई कॉमर्स कंपनी से आपने कुछ ऑर्डर किया है, वो सामान देने आया, घर नहीं मिला, आप क्यूआर कोड स्कैन कर दो, जो क्यूआर कोड है इसके उसको व्हाट्सअप कर दो। जब वो स्कैन करेगा ना तो प्रॉपर जीपीएस भी खुल जाएगा, उसको लोकेशन मिल जाएगी घर की। कितना ईजी हो गया। नगर निगम नहीं आ पा रहा है घर तक कचरा उठाने, या फिर नल का कुछ काम है, पानी का कुछ काम है, जो भी XYZ, तो नगर निगम को क्यूआर कोड भेज दिया, आपके घर तक आ गया। टैक्सेस भरना है आपको, जल कर, बिजली कर, वो डायरेक्ट आप इस क्यूआर कोड के माध्यम से ही कर देंगे, घर का एड्रेस चला गया और आपने बिल भर दिया। तो बहुत सारी फैसिलिटी।
किसी को भी आपके घर तक पहुंचने में आसानी होगी, कुछ इमरजेंसी की सिचुएशन में कोई भी आपके घर तक पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से इंडिया का पहला क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम किसने लागू किया? इंदौर ने। किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक से सम्मानित किया? तो देखिए 2000 जुलाई मंथ में काफी सारे अवार्ड भारत के पीएम को दिए जा चुके हैं सर्वोच्च नागरिक सम्मान। सबकी हम बात कर लेते हैं एक एक करके, लेकिन यहां पर ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक की बात की गई है तो यह भारत के पीएम को दिया है त्रिनिदाद और टोबैगो देश ने। ये कैरेबियन कंट्री है, कैरेबियन सागर में इसकी लोकेशन देखने को मिलती है, दक्षिण अमेरिका के उत्तर में, है ना। तो इसने भारत के पीएम को अपने यहाँ के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो इसका पूरा नाम है। त्रिनिदाद और टोबैगो देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। वहां के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने यह भारत के पीएम को दिया। इसके अलावा इसके पहले घाना देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना यह भारत के पीएम को दिया जा चुका है। साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकेरियोस थर्ड साइप्रस ने 2025 में भारत के पीएम को दिया था। ब्राजील का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस यह ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो कि भारत के पीएम को वहां के प्रेसिडेंट लुला डा सिल्वा के द्वारा दिया गया। पीएम नरेंद्र मोदी को अर्जेंटीना ने भी अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया था। यह सब 2025 के बता रहा हूं मैं आपको, अभी रिसेंटली 2 महीने के अंदर अर्जेंटीना ने की टू द सिटी ऑफ ब्यूनस आयर्स अपने अवार्ड से सम्मानित किया भारत के पीएम को। नामीबिया देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेल्विचिया मिराबिलिस नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यह भी भारत के पीएम को वहां की प्रेसिडेंट नटुम्बो नंदी नदेतुआ के द्वारा दिया गया। तो पॉज करके पढ़ लेना, ये पूछे जा सकते हैं। वैसे मैंने आपको डेली करंट अफेयर में सारे पढ़ाए हैं तो आपको क्लियर हो जाएंगे। फिडे महिला वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहां किया जा रहा है? फिडे महिला वर्ल्ड कप 2025 की बात करें, इसका आयोजन किया जा रहा है जॉर्जिया के बटूमी में। चेस का कंपटीशन है महिलाओं का, महिला वर्ल्ड कप है। जॉर्जिया के बटूमी शहर में यह आयोजित किया जाएगा। 5 जुलाई को यह शुरू हुआ है और 29 जुलाई तक इसका आयोजन किया जाएगा। भारत की ओर से भी 9 महिलाओं ने यहां पर पार्टिसिपेट किया। विमेन्स चेस चैंपियनशिप है, हर 2 साल में इसका आयोजन किया जाता है। 2021 में इसकी शुरुआत की गई थी और ऑर्गेनाइज करती है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। अभी आयोजन कहां किया जा रहा है इस वर्ल्ड कप का? जॉर्जिया के बतूमी नाम के शहर में। एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप पैरा आर्चरी, इसमें इंडिया ने टोटल 9 मेडल अपने नाम किए। पहला क्वेश्चन ये आएगा कि ये चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया? तो चैंपियनशिप का आयोजन चीन के बीजिंग में किया गया है। कहां पर? बीजिंग, चाइना। 2 से लेकर 7 जुलाई तक एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप आयोजित की गई। इंडिया ने 9 मेडल जीते और मेडल टेली में इंडिया 2nd प्लेस पर रहा है। 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज हमने जीते। शीर्ष पर रहा चाइना जिसने टोटल 17 मेडल अपने नाम किए। मेडल टेली में चाइना पहले नंबर पर 17 मेडल के साथ, इंडिया दूसरे नंबर पर 9 मेडल के साथ, 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। जामाता अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? जामाता जो कि एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है, इसका आयोजन इंडिया और जापान के मध्य में किया गया। इंडिया और जापान के मध्य में, इंडिया और जापान की जो कोस्ट गार्ड है इनके मध्य में इसका आयोजन किया गया भारत के तमिलनाडु के चेन्नई में। दोनों देशों के मध्य में मैरीटाइम अभ्यास किया गया ताकि समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। वैसे ये देखिए हर साल आयोजित नहीं होती है, जैसे धर्म गार्जियन, ये इंडिया और जापान के मध्य में एक एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज, ये ऑफिशियली हर साल आयोजित की जाती है। लेकिन इसकी तरह जामाता एक्सरसाइज का आयोजन हर साल नहीं किया जाता। तो याद रख लीजिए, ऑफिशियली तो नहीं है लेकिन की गई है तो हमको याद रखना पड़ेगा। इंडियन कोस्ट गार्ड और जापानी कोस्ट गार्ड के मध्य में तमिलनाडु के चेन्नई में इसका आयोजन किया गया।
जामाता एक जापानी वर्ड है जिसका अर्थ होता है हिंदी में फिर मिलेंगे। 2025 कलात्मक जिम्नास्टिक विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2025 आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी इंडोनेशिया के द्वारा की जाएगी। इंडोनेशिया के जकार्ता में यह चैंपियनशिप आयोजित की जाने वाली है 19 से लेकर 25 अक्टूबर तक। देखिए आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक क्या होती है इसको समझिए। जब किसी टूल का यूज करके जिम्नास्टिक की कोई भी अलग अलग फॉर्म की जाती है। जैसे आप यहां पर देखेंगे तो रिंग लेकर जिम्नास्ट किया जा रहा है, तो इससे अलग अलग कुछ भी हो सकता, कोई भी बेस ले लिया, कोई डंडा ले लिया। तो इस तरीके से जब जिम्नास्टिक की जाती है तो यह आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक होती है। तो 2025 आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन इस साल होगा इंडोनेशिया के जकार्ता में अक्टूबर 2025 में। इंडोनेशिया पहली बार इसको होस्ट कर रहा है। डन। आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक की वर्ल्ड चैंपियनशिप है, हर साल इसका आयोजन किया जाता है। इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन इसका आयोजन करवाता है और पहली बार इसकी शुरुआत 1903 में की गई थी। अब क्योंकि इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन आयोजन करवाता है तो इसकी बात कर लें। जिम्नास्टिक को गवर्न करने वाली इंटरनेशनल बॉडी है। 1881 में इसकी स्थापना की गई और स्विट्जरलैंड के ल्यूसाने में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। 11वें इंडिया मक्का शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? 11th इंडिया मक्का शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में। मक्का सेक्टर को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, मक्का के उत्पादन को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 11वां इंडिया मक्का सम्मेलन का आयोजन किया गया 7 जुलाई को नई दिल्ली में। मक्के को मेज या फिर कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है ना। तो 11th इंडिया मेज समिट, इनॉग्रेशन भारत के एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने किया और यहां पर इन्होंने मक्का रिवॉल्यूशन के बारे में भी लक्ष्य रखे हैं। मेज रिवॉल्यूशन, इन्होंने 2047 तक भारत में मेज प्रोडक्शन को 86 मिलियन टन करने का लक्ष्य रखा है। यहां पर मेज रिवॉल्यूशन की बात करें या मक्का रिवॉल्यूशन की बात करें तो 2 दशक में मक्का रिवॉल्यूशन में 300% की ग्रोथ हुई है। मक्का के प्रोडक्शन में 300% की ग्रोथ हुई है इंडिया में। 1990 में भारत 10 मिलियन टन मेज का प्रोडक्शन करता था, जो कि अब बढ़कर 42.3 मिलियन टन हो गया है। अच्छा, ये जो समिट है ना, इसका आयोजन करवाया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च ने। मक्का पर रिसर्च के लिए भारतीय संस्था है। 2014 में इसकी स्थापना की गई थी। पंजाब के लुधियाना में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। 1 जनवरी 2026 से यूरोजोन का 21वां सदस्य देश कौन बनेगा? तो यूरोजोन क्या है पहले ये समझो। देखिए, यूरोपीय संघ को जानते हैं, यूरोप के 27 देशों का एक संगठन है यूरोपीय संघ। इन देशों में ऐसे देश जो कि ऑफिशियली यूरो को करेंसी के रूप में अडॉप्ट करते हैं, करेंसी के रूप में जो अपनाते हैं, वो होता है यूरोजोन। तो यूरोपीय संघ में तो 27 मेंबर है, लेकिन यूरोजोन में 20 मेंबर थे जो कि यूरो को ऑफिशियल करेंसी के रूप में अपनाते हैं। अब 21वां मेंबर कंट्री बनेगा बुल्गारिया, यूरोप का देश। 1 जनवरी 2026 से ये यूरोजोन का 21वां मेंबर बनेगा। ऑफिशियली इन्हें बुल्गारिया ने करेंसी के रूप में यूरो को अपनाने की घोषणा की है। तो यूरोजोन आपको समझ में आ गया। यूरोपीय यूनियन में 27 कंट्री है, पर यूरोजोन में 21वां सदस्य देश जुड़ा है। 1 जनवरी 2026 को जुड़ेगा बुल्गारिया। यूरोजोन की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1999 में। केयर एज की रिपोर्ट के अनुसार भारत में दुनिया का कितना प्रतिशत दुर्लभ पृथ्वी तत्व का भंडार है, रेयर अर्थ एलिमेंट? तो एक कंसल्टिंग कंपनी है, एक रिसर्च कंपनी है मुंबई की, केयर एज, इसने एक रिपोर्ट निकाली है और इसने बताया कि दुनिया का 8% दुर्लभ पृथ्वी तत्व, रेयर अर्थ एलिमेंट, इंडिया में देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट चाइना में देखने को मिलता है 49%, और 49% में से भी जितना भी चाइना के पास है 100% होगा उसके पास, उसका जितना भी होगा उसमें से 69% का वो खनन करता है। सेकेंड नंबर पर रेयर अर्थ एलिमेंट के मामले में आता है ब्राजील 23%, और तीसरे पर आता है इंडिया 8% के साथ। रेयर अर्थ एलिमेंट वो खनिज धातु
जो कि पृथ्वी में बहुत ही दुर्लभ रूप में देखने को मिलती है। अर्थ में बहुत कम मात्रा में 17 एलिमेंट होते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट में। स्कैंडियम या इट्रियम ये दुर्लभ खनिज तत्व के या दुर्लभ पृथ्वी तत्व के एग्जाम्पल है। तो इंडिया में 8% ऐसा भंडार देखने को मिलते हैं, सबसे ज्यादा 49% कहां पर? चाइना में। 4 ट्रिलियन के बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली लिस्टेड कंपनी कौन बनी है? 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के मार्केट वैल्यूएशन को पार किया है एनवीडिया ने। एक अमेरिकी कंपनी है एनवीडिया। अभी तक इतिहास में कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जिसकी मार्केट वैल्यूएशन 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से पार हुई हो या टच भी हुई हो। अभी ऐसा करने वाली पहली कंपनी बनी है वर्ल्ड की जिसका वैल्यूएशन 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, उससे ज्यादा हो गया है, ये एनवीडिया है। एप्पल की बात करें तो दूसरे नंबर पर आती है जिसका मार्केट वैल्यूएशन 3.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है, इसका भी 4 ट्रिलियन पूरा नहीं हुआ है। एनवीडिया करती क्या है? जीपीयू बनाती है, ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट, जो कि नॉर्मली एआई वगैरह में यूज किया जाता है, एक इंपॉर्टेंट टूल है। जब से एआई आया है ना, एनवीडिया की वैल्यूएशन लगातार बढ़ी, इसीलिए ये 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की वैल्यूएशन को पार कर गया। एनवीडिया अमेरिकी कंपनी है, जीपीयू का निर्माण करती है। 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। यूएसए के कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है और जेनसेन हुआंग इसके सीईओ के पद पर हैं वर्तमान में। नवजातों के लिए पहले मलेरिया उपचार कॉटेम बेबी को किस देश ने मंजूरी दी है? नवजात मतलब जो नए जन्मे बच्चे हैं वो, इनके लिए पहली मलेरिया उपचार कॉटेम बेबी को मंजूरी देने वाला देश है स्विट्जरलैंड। अब आप बोलेंगे सर अभी तक मलेरिया के लिए वैक्सीन नहीं थी क्या? थी, मलेरिया के लिए वैक्सीन तो है, लेकिन ये 4 साल की एज ग्रुप के ऊपर वालों के लिए। 4 साल से नीचे के जो बच्चे ना, जो नए जन्मे हैं 2 साल के 3 साल के लिए, इनके लिए मलेरिया की अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं है वर्ल्ड में। तो सर इनको क्या करते हैं, 4 साल के ऊपर वालों के लिए जो वैक्सीन है वो ही दे देते हैं। लेकिन इससे होता क्या है, कभी कभी ओवरडोज हो गया, बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो गई, जीवन पर भी खतरा आ सकता है। ऐसे केस में स्विट्जरलैंड ने कॉटेम बेबी नाम की एक नई दवा को अप्रूवल दिया है, जो कि 4 साल से कम एज के जो बच्चे हैं उनको लगाई जा सकती है। 4.5 किलोग्राम से कम वजन के बच्चों को यह लगाई जा सकती है। इस मेडिसिन को नोवर्टिस नाम की कंपनी ने मेडिसिन फॉर मलेरिया वेंचर के साथ मिलकर बनाया है। अगर हम नोवर्टिस की बात करें तो ये एक स्विट्जरलैंड की ही कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी। तो इसने बनाया है कॉटेम बेबी नाम की दवाई को, जो कि नवजात बच्चों में मलेरिया के लिए दवाई है। कारनाक ब्रिज, जिसका नाम बदलकर सिंदूर फ्लाईओवर कर दिया गया, कहां स्थित है? कारनाक ब्रिज देखने को मिलेगा मुंबई में। 150 साल पुराना ब्रिज था ये मुंबई का कारनाक ब्रिज। अब 150 साल पुराना था तो 2022 में, क्योंकि खतरे में था, मतलब भाई दुर्घटना हो सकती थी, तो 2022 में इस ब्रिज को तोड़ दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा और इसकी जगह पर एक नया ब्रिज बनाया गया है। 3 साल इस ब्रिज को बनने में लगे, 60 करोड़ की लागत आई है ब्रिज को बनाने में। पहले इसका नाम था कारनाक ब्रिज, अब इसका नाम किया गया है सिंदूर ब्रिज। जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया था उसी के नाम पर सिंदूर ब्रिज नाम दिया गया, जिसको इनॉग्रेशन महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के द्वारा हाल ही में किया गया। पहले यह 2 लेन का ब्रिज था, अब इसे 4 लेन का ब्रिज बनाया गया है। तो कारनाक ब्रिज कहां पर? मुंबई महाराष्ट्र। नया नाम क्या है? सिंदूर फ्लाईओवर। पांडुलिपि विरासत पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाएगा? देखिए, पांडुलिपियों को समझिए पहले कि पांडुलिपियां क्या। प्राचीन काल में जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो लिखने के लिए यूज करते थे तांबे की कोई पट्टी, है ना, किसी अदर धातु की पट्टी, या फिर कपड़े का यूज करते थे जिन पर लिखा जाता था। ये सभी जो हमारे पास लिखावट मौजूद है वो कहलाती है पांडुलिपि, या फिर इन्हें कहा जाता है मनुस्क्रिप्ट। एक पत्थरों पर भी लिखी जाती है, पत्थरों पर जो शिलालेख होते हैं उनको इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर मनुस्क्रिप्ट की बात हो रही है। मनुस्क्रिप्ट हेरिटेज पर वैश्विक सम्मेलन का हाल ही में आयोजन किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में। यहां पर आप देख सकते हैं ये पांडुलिपियां। तो पांडुलिपियों को सहेजने के लिए, इनके प्रोटेक्शन के लिए, इनके संरक्षण के लिए
ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन मनुस्क्रिप्ट हेरिटेज का आयोजन कहां किया गया, इसका कहां किया जाएगा, तो आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने अनाउंस किया है कि भाई 11 से लेकर 13 सितंबर तक नई दिल्ली में भारत मंडपम में इसका आयोजन किया जाएगा। अभी किया नहीं गया है, आयोजन किया जाएगा सितंबर 2025 में। ओके, रिक्लेमिंग इंडियाज नॉलेज लिगेसी थ्रू मनुस्क्रिप्ट हेरिटेज, इसकी थीम रखी जाएगी। कॉन्फ्रेंस 11 सितंबर को शुरू होगा क्योंकि 11 सितंबर 1893 में ही स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था। स्वामी विवेकानंद, भाइयों और बहनों, बहुत फेमस है इनका। तो शिकागो धर्म सम्मेलन वो 11 सितंबर को हुआ था 1893 में, इसीलिए 11 सितंबर की डेट को चुना गया है इस ग्लोबल कॉन्फ्रेंस के लिए। तो जो मनुस्क्रिप्ट है उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, मनुस्क्रिप्ट को बचाने के लिए काम किए जाएंगे। देखिए, भारत की 1 करोड़ से ज्यादा मनुस्क्रिप्ट को बचाने के लिए यहां पर चर्चा की जाएगी। मनुस्क्रिप्ट को बचाना और उनको डिजिटली कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हम उनको कैसे संरक्षित कर सकते हैं, इन मुद्दों पर यहां पर चर्चा करने के लिए भारत और विदेशों से 500 डेलीगेट्स यहां पर शामिल होंगे इस ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में। तो आयोजन कहां किया जाएगा, आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया जाएगा। वैसे मनुस्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए भारत में ज्ञान भारतम मिशन इसी साल लास्ट मंथ 9 जून 2025 को अनाउंस किया गया था। भारत की जो मनुस्क्रिप्ट है उनका प्रोटेक्शन करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत इसे शुरू किया गया, बजट 2025 में इसे अनाउंस किया गया था और इसके लिए 60 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ने आवंटित किए हैं। मानव हाथी संघर्ष से निपटने के लिए गज मित्र इनिशिएटिव किस राज्य में शुरू की गई है? मानव हाथी कॉन्फ्लिक्ट से निपटने के लिए गज मित्र इनिशिएटिव को शुरू किया है असम सरकार ने। देखिए, असम में हाथियों की संख्या काफी ज्यादा है। हाथियों और वहां पर जो लोग हैं उनके मध्य में काफी संघर्ष देखने को मिलते हैं। सीधा सा कारण है इसका, क्योंकि जंगल खत्म होते जा रहे हैं। जंगल खत्म होते जा रहे हैं तो फूड की तलाश में हाथी कभी कभी शहरों की तरफ आ जाते हैं। बसावट जहां पर रहती है गांव में, वहां पर आ जाते हैं और हाथियों और मनुष्य के मध्य में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। दोनों की जान जाती है, हाथी भी मरते हैं, लोग भी मरते हैं। तो इससे निपटने के लिए गज मित्र इनिशिएटिव की शुरुआत की है असम सरकार ने। राज्य के 5 जिलों में से लागू किया है। इसके तहत जंगल को हरा भरा किया जाएगा, पौधारोपण किया जाएगा ताकि एलिफेंट के लिए जगह ज्यादा हो, खाने का उनको वहीं मिल जाए, गांव की तरफ वो ना आए। एलिफेंट के लिए कॉरिडोर बनाए जाएंगे और लोगों को एलिफेंट के बिहेवियर के बारे में सिखाया जाएगा। तो ये इनिशिएटिव है गज मित्र इनिशिएटिव। इसे शुरू किया है किसने? असम सरकार ने। लास्ट क्वेश्चन, नवीनतम फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम की रैंक क्या है? तो हाल ही में फीफा के द्वारा एक नई रैंक जारी की गई है। मेंस फुटबॉल टीम के लिए यह रैंक है फीफा की। वैसे देखिए, ये हर महीने जारी की जाती है, पर जुलाई 2025 में जो जारी की गई ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर इंडिया को 133वीं रैंक दी गई है 2025 जुलाई की फीफा की रैंकिंग में। 9 साल के बाद इंडिया को इतनी कम रैंक मिली है, क्योंकि इसके पहले 2016 में इंडिया इस रैंक में, फीफा की जो रैंक है उसमें भारत की जो फुटबॉल टीम है मेंस, वो 2016 में 135वीं रैंक पर थी। ये सबसे निचली रैंक है हमारी आज तक की। अब 9 साल के बाद फिर से हमारी रैंक जो आई है ना, वो 133वीं रैंक आई है, 9 साल में सबसे कम। भारत की सबसे हाईएस्ट रैंक फीफा की रैंकिंग में 1996 में थी, 94 रैंक पर हम आए थे, 94th रैंक पर। यह हाईएस्ट रैंक है फीफा की रैंकिंग में हमारी पुरुष फुटबॉल टीम की। फीफा की जुलाई रैंकिंग में पहले पर रखा गया है अर्जेंटीना, सेकंड पर स्पेन, थर्ड पर फ्रांस को रखा गया। टॉप 3 काफी है। इंडिया की रैंक क्या है जुलाई 2025 में? 133वीं रैंक। ओके, तो यहां पर हमने सभी करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस किया, एक एक करंट अफेयर को यहां पर हमने समझा। अब हम यहां पर एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि ऑफर ऑफ द डे में आप सभी के लिए जनरल स्टडीज का फाउंडेशन बैच अवेलेबल है बायलिंगुअल। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां से आप इसे ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और कोई भी डाउट आता है तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए।
तो 25 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पूरे वीक के यहां पर हमने डिटेल में डिस्कस किए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।